हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ एडवोकेट ध्रुविका नरूला। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि आज हम बात करने वाले ई वे बिल्स के बारे में। ई वे बिल्स के बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि क्या होते हैं एक्चुअल में ई वे बिल्स, कब इनको सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, कैसे जनरेट किए जाते हैं, क्या क्या मोड्स होते हैं जनरेशन के, किस तरीके से और किस किस को जनरेट करने की रिक्वायरमेंट रहती है, कब तक की इसकी वैलिडिटी रहती है, और कब आपके ऊपर बाउंडेशन आ जाती है कि आपको ई वे बिल्स जनरेट करने हैं। और अगर आपने ई वे बिल्स की कंप्लायंस को पूरा नहीं किया तो उस केस में क्या आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं, वो भी जानेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्चुअल में ई वे बिल्स होता क्या है? जीएसटी ई वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट यूज टू ट्रैक गुड्स इन ट्रांसिट इंट्रोड्यूस्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। अब बेसिकली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। जब भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से हो सकता है, वो आप जॉब वर्क करने के लिए, सेल करने के लिए, रिटर्न करने के लिए गुड्स को, कोई भी रीज़न, अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो उसे ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट बनाया कि एक्चुअल में जो है वो ट्रांजिट मतलब मूवमेंट हुई भी थी या नहीं हुई थी। उस चीज़ को ट्रैक रखने के लिए एक गवर्नमेंट ने ई वे बिल का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। The provisions of e-way bill was brought into effect from 1st April 2018। 1st अप्रैल 2018 से पहले बेसिकली जैसे हम जानते हैं 1 जुलाई से आपका जीएसटी आ गया था, 1 जुलाई 2017 तक। तो इस गैप में जो है कोई भी ई वे बिल टाइप का कुछ भी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड नहीं था। हालांकि उससे पहले जब वैट का टाइम था तो वैट के टाइम में आपका यूपी में फॉर्म 38 होता था, हरियाणा में जैसे वैट फॉर्म T4 होता था, डी वैट 32 होता था दिल्ली में। तो इस तरीके के फॉर्म्स हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग फॉर्म्स होते थे। बट फॉर सम टाइम, जितने मतलब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, कई सारे प्रोविजंस जो है वो थोड़ा लेट अप्लाई करे गए थे। उनमें से एक जो है आपका ई वे बिल का भी प्रोविजन है, 1 अप्रैल 2018 से इफेक्ट में लाया गया था। और प्रोविजंस जो थे इसके, रूल 138, 138A, 138B, 138C और 138D के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे सीजीएसटी रूल्स के ई वे बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कब जनरेट किए जाने चाहिए। व्हेन शुड ई वे बिल्स बी जनरेटेड? ई वे बिल जनरेशन इज डन व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन INR 50,000 वैल्यू टू एंड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब बेसिकली अगर सेलर और बायर दोनों रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो अगर 50,000 से ऊपर के गुड्स अगर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, किसी भी मैटर से, किसी भी रीज़न से ट्रांसफ़र हो सकता है, सेल से, रिटर्न से और जॉब वर्क के पर्पस से, या फिर आपका कुछ भी अगर उनके साइट पे जाके आपको कुछ भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस केस से अगर कुछ मशीन ट्रांसफ़र हो रही है, उस केस में आपके ई वे बिल्स जो है वो जनरेट किए जाने चाहिए। अदरवाइज जो है वो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डेंस में मूवमेंट्स नहीं होती हैं। ठीक है। दो, वन कैन जनरेट ई वे बिल इवन इफ द वैल्यू इज लेस देन 50,000। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर 50,000 से ऊपर ही क्रॉस कर रहा है इनवॉइस जो है तभी ई वे बिल जो है वो आपका आप जनरेट करेंगे। आप कम पे भी कर सकते हैं, वो आपकी डिस्क्रिशन पे के ऊपर होता है। हाउएवर दैट इज़ नॉट मतलब पनिशेबल अगर आप नहीं करते 50,000 से नीचे, बट अगर आप 50,000 से ऊपर नहीं करते तो दैट विल बी पनिशेबल इन एक्ट। However, if a registered person is receiving some goods from unregistered person, registered person must generate the e-way bill। अगर मान लीजिए आपने कोई परचेज करी है या कुछ आप गुड्स जो है अपने प्रेमाइसेस पे मंगवा रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड पर्सन तो आपका जो है ई वे बिल जनरेट कर ही नहीं सकता है। तो उस केस में जो है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लीजिए जो बायर है या जिस जो रिसिपिएंट है गुड्स का, उसको एक मैंडेट हो जाती है, उसको चेक करना पड़ता है कि सारे जो भी प्रोविजंस हैं जीएसटी के वो कंप्लाई विद हो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए भी। तो उस केस में वो लाइबल हो जाता है, मतलब जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है वो लाइबल हो जाता है आपका ई वे बिल जनरेट करने के लिए। Also, if supplier and the recipient have not generated e-way bill, then the transporter who is carrying the goods via road, air, rail, etc. is liable to generate e-way bill। अब देखिए, अगर सप्लायर ने भी जनरेट नहीं किया, रेसिपिएंट ने भी जनरेट नहीं किया, बट ट्रांसपोर्टर 50,000 से ऊपर के कुछ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, तो उस केस में जो है ई वे बिल्स जनरेट करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं।
तो वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाती है कि ट्रांसपोर्टर को खुद जो है वो ई वे बिल्स जनरेट करने हैं। ऐसा हो सकता है देखिए कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड हों, और उस केस में कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है, 50,000 से ऊपर का सामान है, हो सकता है मल्टीपल सप्लायर्स का भी सामान हो, मल्टीपल रेसिपिएंट्स का सामान हो, उस केस में तो भी आपको जो है एक ई वे बिल जनरेट करना फिर वो ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब किस तरीके से जनरेट करे जा सकते हैं, हाउ व्हेन वन कैन जनरेट ई वे बिल? एक तो कॉमन पोर्टल के थ्रू जनरेट किए जा सकते हैं ई वे बिल। gst.gov.in का जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसके ऊपर जाके एक लॉगिन आपका ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। इस केस में आपको पूरी एक वीडियो हम अलग से एक ट्यूटोरियल जो है अपलोड करेंगे, जिसमें दिखाएंगे किस तरीके से ई वे बिल जो है जनरेट किया जाता है। ठीक है, एसएमएस के थ्रू उस वेबसाइट के ऊपर आप अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर कर दीजिए, तो उस केस में आप एसएमएस के थ्रू भी जो है ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। या फिर ये जीएसटी वालों की एंड्रॉयड ऐप होती है, उस ऐप के थ्रू भी आप जो है ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा ईज रखा गया है कि ई वे बिल जनरेट करने में जो भी सप्लायर्स हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए इस वजह से। अब वैलिडिटी कब तक की होती है ई वे बिल? बेसिकली अगर आपने जैसे यहाँ पे दो कैटेगरीज दी हुई हैं, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो उस केस में क्या है, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, मतलब नॉर्मल केसेस में क्या है, नॉर्मल केसेस में बेसिकली आपका क्या रहता है कि अगर 100 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही डिस्टेंस है, फॉर एन एग्जांपल कि से दिल्ली से यूपी के किसी पार्ट में ऐसी जगह पे सामान जाना है, फॉर एग्जांपल गाजियाबाद जाना है सामान, या मतलब थोड़ा नियर बाय सामान जाना है, गौतम बुद्ध नगर जाना है, विद इन 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो एक दिन का टाइम दिया जाता है। और फिर जैसे जैसे आपके किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं, फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर्स एक एडिशनल डे आपको ऐड कर दिया जाता है। हालांकि आपको मतलब टाइम ऑब्वियसली एम्पल दिया जाता है इस चीज़ के लिए, ताकि अगर किसी भी वजह से कोई डिले हो रही है, कोई चेकिंग की वजह से डिले हो रही है, किसी भी वजह से डिले हो रही है, तो भी गुड्स जो है विद इन टाइम आपके जो है डेस्टिनेशन पे उसकी पहुंच पाए। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो अप टू 20 किलोमीटर्स तो 1 डे का टाइम दिया जाता है, और ऐसे ही हर 20 किलोमीटर्स जैसे जैसे ऐड ऑन होते जाते हैं वैसे आपका एडिशनल 1 डे का जो है टाइम आपको मिलता जाता है। हालांकि ट्रांसपोर्टर के पास ये लाइबिलिटी, ये लीवरेज होती है कि वो पार्ट बी, जैसे मतलब आपको पता होगा कि ई वे बिल जो है वो दो पार्ट्स में फिल किया जाता है। पार्ट ए के अंदर सारे गुड्स की डिटेल्स जाती है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन जाता है। जब हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपको पूरा ट्यूटोरियल उसमें दिखाएंगे। तो पार्ट ए के अंदर आपका जो है पूरी डिटेल्स गुड्स के बारे में जाती हैं, सप्लायर जो है उसके बारे में, रेसिपिएंट जो है उसके बारे में पूरी डिटेल्स जाती हैं। पार्ट बी के अंदर आपका जो है सारी जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स हैं वो आपकी अपलोड होती है। तो ट्रांसपोर्टर के पास ये लीवरेज होती है कि अगर कुछ भी वजह से डिले इस तरीके का हो रहा है कि जो सामान जो है ऑन टाइम नहीं पहुंच पा रहा है, या इस टाइप का कुछ अगर है कि मतलब जो उसके कंट्रोल से बाहर है, इस वजह से सामान नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर डेस्टिनेशन चेंज कर दी गई है, तो ट्रांसपोर्टर उसमें एडिटिंग करके अपना जो है टाइम एक्सटेंड करा सकता है, वैलिडिटी अपना ई वे बिल की। कैन ई वे बिल बी कैंसल्ड? अब बिल्कुल कैंसिल किया जा सकता है, इसके लिए टाइम दे रखा है। अगर मान लीजिए आपसे कुछ गलत हो जाता है, कुछ एरर हो जाता है जनरेट करने में, या फिर आपके जनरेशन के बाद में जो है आपको पता चलता है कि इनवॉइस ही कैंसिल कर दिया गया है, एंड रेसिपिएंट जो है गुड्स का, ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गेट द गुड्स टू हिज और हर प्रेमाइसेस, तो उस केस में आपको विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स का एक टाइम दिया गया है कि आप जो है कैंसिल कर सके ई वे बिल को। बेसिकली ये प्रोविज़न थोड़ा सा इसमें ग्लिच ये है कि अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टर का एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा कॉज है, अब तो उस केस में तो कैंसिलेशन हो नहीं सकती। अब बाद में देखिए कैसे जो है मतलब जीएसटी अथॉरिटीज इस चीज़ को डील करती हैं कि अगर कोई जेन्युइन कॉज की वजह से 24 आवर्स के अंदर अगर ई वे बिल कैंसिल नहीं हो पा रहा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे।
अब पीनल एक्शन क्या रहता है नॉन कंप्लायंस के लिए? पीनल एक्शन बेसिकली बहुत अच्छी खासी पेनल्टीज लगाई गई हैं सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 के अंडर में, कि जस्ट इक्वल डबल टू द, मतलब जितना भी CGST है और SGST है उसको डबल करके पेनल्टी लगाई जा सकती है बेसिकली। अगर 1 लाख रुपीज़ आपका जो है GST का अमाउंट बन रहा है आपके उस इनवॉइस के लिए, और अगर आपके गुड्स सीज हो जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाएंगे ही लगाएंगे। मतलब ऐसा कुछ जो है डिस्क्रिशन नहीं है ऑफिसर के पास भी एक्ट के हिसाब से कि कुछ कम का जो है लगाया जाए, मतलब पेनल्टी। एंड सेक्शन 130 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट एज अमेंडेड, मतलब ये 1 जनवरी 2022 से ये प्रोविजन आपका लाए हैं, जिसमें स्टेट किया जाता है कि फाइन और पेनल्टी ऑन सीजर ऑफ गुड्स शेल नॉट बी लेस देन द पेनल्टी स्पेसिफाइड ऑफ, मतलब एक मैंडेट कर दिया है कि जो सेक्शन 129 के अंदर जो पेनल्टी स्पेसिफाइड है इससे कम जो है पेनल्टी लगानी ही नहीं है। Thus, this penalty is mandatory and there is no discretion to impose lower penalty even if there is a bona fide mistake and no intention to evade taxes. कोई अगर इंटेंशन नहीं थी ना सप्लायर की ना रेसिपिएंट की, गलती से ही मतलब एक गुड फेथ में अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उस केस में भी आपको जो है इतनी हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी। हालांकि थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर एक जो है लीनियंसी गवर्नमेंट ने लाई है कि अगर सिर्फ मिस्टेक्स जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स है या इस टाइप की कुछ मिस्टेक्स हो जाती है आपसे, कुछ ट्रांसपोर्ट जो है उसका व्हीकल नंबर जो है उसके अंदर अगर कुछ गलती हो रही है तो उस केस में जो है पेनल्टीज 1000 रुपीज़ तक रिड्यूस कर दी है। बट इस चीज़ की वजह से वैसे तो ट्रांसपोर्टर्स को जो ये वाला जो प्रोविज़न है डबल टैक्स का पेनल्टी जो है तो इसकी वजह से मतलब बहुत जो ट्रांसपोर्टर्स है, सप्लायर्स है या रेसिपिएंट्स है, इन लोगों को बहुत हरासमेंट भी कई बार फेस करनी पड़ती है, क्योंकि फिर जब अगर GST वाले आपको आपके गुड्स सीज कर लेते हैं तो उनके पास डिस्क्रिशन हो जाती है कि या तो डबल टैक्स, मतलब डबल टैक्स की डबल पेनल्टी लगाएं, और या फिर जो है आप उनको अदरवाइज मीन से सेटिस्फाई करें ताकि जो है वो आपके गुड्स जो है वो सीजर से हटा सके अपने, मतलब अपने गुड्स वापस लेने के लिए भी आपको गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट मीन से, लेजिटिमेट मीन से, चाहे इलेजिटिमेट मीन से। हाउएवर, आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करी है तो। अगर कुछ भी क्वेरी रहती है आपकी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। कोशिश करूँगी मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँ साथ के साथ ही। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम।